हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE एग्ज़ाम की, जो अभी हाल ही में AIB 18 एग्ज़ाम हुई थी। उस बारे में हम बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑल इंडिया बार परीक्षा का जो 18वां पेपर आया था, वो किस तरीके से आए थे और कौन से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, इस सब में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसका आंसर है ए, मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका आंसर है सी, जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हो। तीसरा प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है। इसका आंसर है सी, जब वे एक ही पूर्वज पुरखिन के अलग अलग पतियों की संतान हो। प्रश्न नंबर 4, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता है। इसका आंसर है डी, पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है। इसका आंसर है बी, 2 और 3, यानी न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार और तीसरा है तलाक के लिए आधार। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का अर्थ क्या है। इसका आंसर है बी, शून्य विवाह। क्वेश्चन नंबर 7, विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। इसमें आएगा सी, तलाक ए तफवीज। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दूसरा है विशेष विवाह अधिनियम 1954। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायी की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है। इसका आंसर है सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 10, वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए। इसका आंसर है सी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है। इसमें आंसर है बी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है। इसमें आंसर है सी, न्यायमूर्ति PN भगवती को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इसमें आएगा सी, निजी पक्षकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर है बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। इसका आंसर है ए के क्रेपेक बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने
एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? इसका आंसर है बी, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया था? आंसर है बी, वेड। क्वेश्चन नंबर 18, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है? 6 महीने तक की कैद। क्वेश्चन नंबर 19, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? इसमें आंसर है डी, धारा 49। क्वेश्चन नंबर 20, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका आंसर है ए, अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी? इसका आंसर है बी, यदि किसी ओपीसी की चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? इसका आंसर है ए, वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्याय सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? इसका आंसर है एमसी मेहता बनाम कमलनाथ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? इसका आंसर है ए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परिवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? इसका आंसर है डी, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? इसमें है 26 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 29, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? 2 सप्ताह। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है डी, 250 श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 31, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? इसका आंसर है डी, 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक। क्वेश्चन नंबर 32, अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा विचारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया है? इसका आंसर है डी, विनफील्ड।
क्वेश्चन नंबर 33, लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? इसका आंसर है ए, डेमनम साइन इंजुरिया। क्वेश्चन नंबर 34, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? इसका आंसर है ए, धारा 140। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है? इसका आंसर है सी, 6। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? इसका आंसर है बी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 265। क्वेश्चन नंबर 38, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? इसमें आंसर है बी, 31 मार्च 2020 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला। क्वेश्चन नंबर 39, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो? इसका आंसर है बी, 182 दिन। क्वेश्चन नंबर 40, आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है बी, धारा 224। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? इसका आंसर है सी, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना। क्वेश्चन नंबर 42, ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। इसका सही विकल्प है सी, अनुबंध बी के विकल्प पर शून्य करनी है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिग्री द्वारा दी जा सकती है? इसका आंसर है बी, शाश्वत निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 44, मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के बॉन्ड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है? इसका आंसर है बी, धारा 74। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 83 ए के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना होता है? इसका आंसर है 9% प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? इसका आंसर है बी, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। क्वेश्चन नंबर 47, प्रक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्राम्य लिखित नहीं है? इसका आंसर है बी, हुंडी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि प्रक्राम्य लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? इसका आंसर है सी, 18% प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, घोषणा के प्रकाश की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और
पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इसका आंसर है बी 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 50, प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है। इसका आंसर है बी 80%। क्वेश्चन नंबर 51 है, कल्पना कीजिए कि एक आईपीएल टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? इसका आंसर है सी, ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 52 है, आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है बी 20 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? इसमें आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी रीट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? इसका आंसर है ए, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर है डी, 58वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? इसका आंसर है ए, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 57, रे बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर है सी, संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960 को। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 254। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 15 वर्ष। ये क्वेश्चन बार बार एआईबी में पूछा जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया है कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है? इसका आंसर है चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 61, किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 19(1) बी के तहत। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2) बी और 26 बी के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? इसका आंसर है डी, सार और तत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती है? इसका आंसर आएगा सी, केवल तीन क्या है? किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? तो इसका आंसर है सी, 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 65, ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? इसका आंसर है डी, कोई भी अपराध नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है? इसका आंसर है सी, ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? इसका आंसर है ए, धारा 89। क्वेश्चन नंबर 68,
एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? उसने आंसर है बी, आपराधिक बल। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? इसका आंसर है डी, आजीवन कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 70। एक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वह वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है? इसका आंसर है बी, 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 71। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? इसका आंसर है सी, 10 वर्ष तक की अवधि के लिए और कारावास, मतलब 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है और कारावास भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 72। गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता है? इसमें आता है आंसर ए, धारा 41 के तहत आएगा। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है? इसका आंसर है बी, पत्नी इच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती हो तब। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत आती है? इसका आंसर है ए, बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। क्वेश्चन नंबर 75। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका आंसर है सी, डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है ए, एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 77। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? इसका आंसर है सी, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय। क्वेश्चन नंबर 78। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश प्रावधान करती है? इसका आंसर है डी, धारा 395। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है? इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। यानी पहला है आईपीसी की धारा 376 ए बी के तहत अपराध का आरोपी, दूसरा है आईपीसी की धारा 376 डी ए के तहत अपराध का आरोपी और तीसरा है आईपीसी की धारा 376 डी बी के तहत अपराधी का आरोपी, मतलब इसमें तीनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 80। यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है भले ही सद्भावना में किया गया हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देगा? इसका आंसर है सी, सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश। क्वेश्चन नंबर 81। दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है ए, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 82। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रक्रिया का मुकदमा नहीं माना जा सकता है?
इसका आंसर है ए, स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 83, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा प्रांडंगे न्याय के सिद्धांत को लागू करता है? इसका आंसर है बी, धारा 11 स्पष्टीकरण 6। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं करेगी? इसका आंसर है सी, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता है तब। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जा सकता है? इसका आंसर है सी, वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। क्वेश्चन नंबर 86, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 बार ही दिया जा सकता है। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना समन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? इसका आंसर है बी, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999। क्वेश्चन नंबर 88, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर है बी, कानूनी फीस और खर्च। क्वेश्चन नंबर 89, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? इसका आंसर है बी, समन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 90, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? इसका आंसर है डी, आदेश। 51 नियम 25। क्वेश्चन नंबर 91, ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाले प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? इसका आंसर है डी, पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा हो। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? आंसर है बी, धारा 25। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालीन कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? इसका आंसर है सी, धारा 32। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर है डी, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, जिरह प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? इसका आंसर है ए, अनवर पीवी बनाम पी के बशीर। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है बी, स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति नियम का अपवाद है? इसका आंसर है ए, धारा 32(1).
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? इसका आंसर है डी, बातचीत। क्वेश्चन नंबर 100, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है बी, लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है। इस प्रकार आपका ये पेपर पूरा हो गया है। इसके अंदर 100 प्रश्न थे और पेपर भी 100 नंबर का था। जो AIB 18 हुई थी, जिसे हिंदी में ऑल इंडिया बार एग्जाम कहते हैं, वो 18वीं परीक्षा थी, 2023 में हुई थी। 10 दिसंबर को उसका ये पूरा पेपर है। धन्यवाद।